हेलो स्टूडेंट्स। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है मादा जनन तंत्र, या इसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इससे पीछे के वीडियो में हमने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे अपना जो नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या जिसे हम कहते हैं मादा जनन तंत्र। तो देखिए, मादा जनन तंत्र होता है वो भी क्या होता है, दो प्रकार के जननांगों से मिलकर बना होता है। एक तो होते हैं प्राथमिक जननांग, दूसरे होते हैं सहायक जननांग। जैसे आपने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, तो उसके अंदर जो प्राथमिक जननांग था वो कौन था, टेस्टिस था। और बाकी के जो भाग थे जैसे अपने अधिवृषण, शुक्रवाहिका, ठीक है भाई, ये सारे के सारे क्या थे, अपने सेकेंडरी, मतलब ये द्वितीय कह दीजिए या सहायक जो अपने क्या थे, जनन तंत्र थे। इसी प्रकार से जो मादा जनन तंत्र होता है वो दो प्रकार से मिलकर बना होता है। एक तो होता है प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग के अंदर इसके अंदर आते हैं अंडाशय, या इसे हम कहते हैं डिंब ग्रंथि। अंडाशय, या इसे हम क्या कहते हैं, डिंब ग्रंथि। ठीक है भाई, ये तो क्या है अपने प्राथमिक जननांग के रूप में। दूसरा है सहायक जननांग, सहायक जननांग। सहायक जननांग के रूप में देखिए, अंडाशय को छोड़कर बाकी के जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, इसके अंदर सहायक जननांग। जैसे पहला जो भाग होता है वो अपना होता है अंडवाहिनी, ठीक है, या इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं, अंडवाहिनी। ठीक है भाई, बाद में अपना आता है गर्भाशय, गर्भाशय, फिर है योनि, ठीक है भाई, फिर है अपना नेक्स्ट जो है स्तन। ये क्या है, अपने सहायक जनन अंग है। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भी मादा जनन तंत्र दो प्रकार से जननांगों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्राथमिक जननांग, जिसका नाम जो क्या है अपना अंडाशय है, या इसे हम डिंब ग्रंथि कहते हैं। दूसरा अपना सहायक जननांग अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि व स्तन। ये किस में आते हैं भाई, अपने सहायक जननांगों के रूप में आते हैं। और इसके अंदर पहले हम लेकर चलते हैं कौन है, डिंब ग्रंथि या अंडाशय। ठीक है भाई, डिंब ग्रंथि या अंडाशय। ये देखिए डिंब ग्रंथि या अंडाशय, जैसे आपको पता है कि जो मेल होता है, मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, उनके अंदर किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और साथ में वो क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन होते हैं जैसे एंड्रोजन्स हो गए, और उनका क्या करता है, स्राव करता है। एंड्रोजन व टेस्टोस्टेरोन का वो क्या करता है, स्राव करता है। उसी प्रकार से जो मादा या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पहला अपना कौन सा, अंडाशय या ओवेरी, या इसको कह दीजिए आप डिंब ग्रंथि। ये क्या करता है, अंडाणुओं का निर्माण करता है। ये क्या करता है, अंडाणु या कह दीजिए अंड कोशिका का ये क्या करता है, निर्माण करता है। अंड कोशिका या इसके अंदर किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। साथ साथ में इसके कार्य भी आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट ये क्या करता है, मादा लैंगिक हार्मोन या फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन होते हैं, लैंगिक हार्मोन, उनका ये क्या करता है, स्राव करता है। जिसके अंदर आपको पता ही है कौन कौन से आते हैं भी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ठीक है भाई, ये क्या है, अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं। और इसका जो साइज होता है वो होता है आपका 1.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास का, और इसकी जो मोटाई होती है 8 mm। ठीक है भाई, ये स्थित होता है श्रोणि क्षेत्र में। ये जो मादा होती है उसके उदर भाग के किसमें होता है, श्रोणि क्षेत्र के अंदर क्या होता है, उपस्थित होता है। इसकी जो स्थिति है देह के अंदर वो क्या है, श्रोणि क्षेत्र के अंदर स्थित होता है। और इसका जो आकार है वो क्या होता है, 1.5 से 3 सेंटीमीटर, और 8 mm इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। और इसके अंदर ये जो अंडाशय है, इसके अंदर क्या होता है, अंडाशय चक्र चलता है। अंडाशय चक्र जो हम आगे जब हम अंड जनन की क्रिया पढ़ेंगे तो आपको इसकी अनुप्रस्थ काट के बारे में बताएंगे। जब इसको आपको इसकी क्या पता चलेगी, आंतरिक संरचना के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से इसके अंदर अंड कोशिका निर्माण होता है। तो इसके अंदर ये जो संरचना है, देखिए जो आपको जो गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, मादा के अंदर ये क्या होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय
दोनों तरफ उपस्थित होते हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, दोनों तरफ एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं। व्यास होता है 1.5 से, सॉरी, इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 से 3 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास होता है वो होता है 8 mm, और श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। कार्य क्या है इसका? अंड कोशिका का निर्माण करना, या जो मादा युग्मक है उसका निर्माण करना, और अंडाणु का निर्माण करना, और साथ में मादा लैंगिक हार्मोन कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का क्या करना? स्राव करना। ठीक है भाई। और एक जोड़ी होते हैं, और ये जो अंडाशय होता है या जो डिम्ब ग्रंथि होती है, जो ओवेरी होती है, वो होती है अंदर से दो भागों में बटी रहती है। बाहरी भाग इसका कहलाता है वलकुट, और मध्य का भाग कहलाता है मध्यांश। दो भागों के अंदर ये क्या होता है? बटा होता है। तो आपको यहाँ पर इतना काफी है। अगर आप ज्यादा डीप में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, वो आगे हम चैप्टर के अंदर जब इसके अनुप्रस्थ काट पढ़ेंगे तो इसकी संरचना के बारे में और बताएंगे। ठीक है ना? तो आप अभी इतना ध्यान में रखिए। नेक्स्ट चैप्टर में इसकी स्ट्रक्चर आगे आ जाएगी, जब हम अंडजनन की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जब अंडाशय चक्कर चलता है, तो साथ साथ में आप नोट भी करते रहिए। ठीक है भाई। और एक यहाँ पर बात ध्यान देने योग्य है कि जो अंडाशय होता है वो मादा के क्या होता है? उदर भाग में स्थित होता है, मतलब उदर के अंदर स्थित होता है। परंतु जो मेल होता है उसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो क्या होते हैं? जो आपके जो अंडकोश होते हैं उसके अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है भाई। एक थैलेमा संरचना पाई जाती है, उदर के बाहर स्थित होते हैं। ठीक है। तो एक यहाँ पर पॉइंट ये भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो क्या हो गया अपना प्राथमिक जननांग। दूसरा जो आता है वो अपना आता है अंडवाहिनी। दूसरा जो अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है अंडवाहिनी। अभी हम पढ़ रहे हैं सहायक जननांगों के बारे में। अंडवाहिनी का देखिए 3 भागों में बटी होती है अंडवाहिनी। यह आपको यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो संरचना दिखाई दे रही है, ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अपना अंडवाहिनी है। इधर की तरफ भी देखिए, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? 2 अंडवाहिनियों की प्रत्येक अंडाशय, मतलब एक किस में खुलता है? अंडवाहिनी के अंदर खुलता है। मतलब जो अंडाशय है वो कब किस में खुलता है? अंडवाहिनी के अंदर खुलता है। और अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है? ये अंडाणु को, ये कहां तक है? अंडाणु को निषेचन स्थल तक लेकर जाती है। निषेचन स्थल तक लेकर जाता है, जहां पर आगे चलकर अंडवाहिनी के अंदर निषेचन क्रिया, या इसे फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, फैलोपियन नलिका। ठीक है। इसका दूसरा नाम है फैलोपियन नलिका। कार्य क्या होता है? अंडाणु को अंडाशय से ग्रहण करना। मतलब ये जो अपना अंडाशय है, इस अंडाशय के क्या होगा? अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। जब अंडाणु बन जाएगा या जो अंड कोशिका बन जाएगी, तो वो अंडाणु किसके अंदर त्याग दिया जाता है? जो अंडवाहिनी होती है उसके अंदर क्या होता है? त्याग दिया जाता है। मतलब अंडाशय आगे किस में खुलता है? अंडवाहिनी के अंदर खुलता है। ठीक है। तो अंडोत्सर्ग की क्रिया के समय जो अंडाणु त्यागा जाता है, उस अंडाणु को ग्रहण करने का कार्य कौन करती है? अंडवाहिनी करती है। ठीक है। तो जो अंडवाहिनी होती है या जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो अपनी 3 भागों में बटी होती है। पहली होती है झिल्ली, पहली होती है झलरी। ये देखिए आपको, ये जो अपना अंडाशय है, इस अंडाशय के आगे की तरफ, मतलब ये जो अंडाशय इसके अंदर इस प्रकार से क्या होता है? जुड़ा रहता है, खुलता है इसके अंदर। जैसे ही अंडोत्सर्ग होगा, इस अंडोत्सर्ग से ये जो अंडाणु है वो किसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा? झिल्ली के द्वारा। मतलब ये देखिए अंगुलियों के समान आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए अंगुलियों के समान ये जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं। ठीक है भाई। ये अपना क्या है? अंडवाहिनी का पहला भाग है। दूसरा भाग आता है कीप। दूसरा भाग कौन सा आता है? अपना कीप आता है। और ये क्या करता है? अंडाणु को झिल्ली से आगे क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। ठीक है भाई। और जो नेक्स्ट भाग होता है वो अपना होता है एम्पुला। नेक्स्ट भाग कौन सा होता है? अपना एम्पुला, या इसे हम क्या कहते हैं? तुम्बिका भी कहते हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं। देखिए अंडोत्सर्ग के द्वारा अंडाणु किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? कीप के द्वारा। ठीक है। ये तो अंडाणु अंडोत्सर्ग के द्वारा किसमें त्याग दिया जाएगा? कीप के अंदर। और कीप आगे भेज देगा किसके अंदर? एम्पुला के अंदर। कीप के जो ऊपर का जो भाग होता है, ये वाला भाग, यहाँ पर देखिए आप डायग्राम के अंदर, ये भाग क्या है? अपना एम्पुला, या इसे हम क्या कहते हैं? तुम्बिका कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर कीप से आगे की ओर जाएगा कहां पर? एम्पुला या तुम्बिका। यहाँ पर एक आप बात ध्यान में रखना, अंडवाहिनी के तीसरे भाग में जो एम्पुला होता है,
सॉरी दूसरे भाग में, झलरी अलग है। झलरी तो क्या है, कीप के नीचे का भाग है। जो दूसरा भाग है अपना एम्पुला या तुम्बिका, इसमें क्या होता है, निषेचन की घटना होती है। इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। मतलब जब नर के द्वारा, ठीक है भाई, योनि मार्ग के अंदर वीर्य को त्यागा जाता है या स्पर्म को त्यागा जाता है, तो ये जो स्पर्म होते हैं वो गति करते हुए कहां पर आते हैं, एम्पुला भाग में आते हैं। और एम्पुला भाग में यहाँ से अंडाशय के द्वारा कौन मुक्त होती है, अंड कोशिका, और वहां पर ये एम्पुला या तुम्बिका के अंदर क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। मतलब इनके अंदर यहाँ पर इस स्थल पर क्या होती है, निषेचन की घटना होती है। तो कई बार आपको एग्जाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है ये 1 नंबर के अंदर की भी, मादा का जो जनन भाग होता है या जो अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी के अंदर कौन सी जगह है पर निषेचन की घटना संपन्न होती है। ये कई बार आपको 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना कि निषेचन की घटना एम्पुला या तुम्बिका के अंदर क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है। बाद में इसके आगे का भाग आता है तीसरा भाग, अंडवाहिनी का तीसरा भाग आता है संकीर्ण पथ, या इसे हम कहते हैं स्तमस्थ। स्तमस्थ या संकीर्ण पथ, ये क्या होता है, आगे की तरफ गर्भाशय गुहा के अंदर खुलता है। ये आगे की तरफ चलकर कहां पर खुलता है, गर्भाशय गुहा के अंदर खुलता है। और इसका कार्य ये होता है कि ये जो निषेचित जो अंडाणु है या जो युग्मनज यहाँ पर जो बनेगा, उसको आगे ले जाकर किसमें भेज देना भाई, गर्भाशय गुहा के अंदर भेज देना। ये किसका कार्य होता है, संकीर्ण पथ या स्तमस का होता है। ठीक है भाई, ये क्या है अपना तीसरा भाग। तो अपन ने 2 जनांग भाग पढ़ लिए हैं। पहला है डिम्ब ग्रंथि या अंडाशय, इसके अंदर क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। जब अंडाणु बन जाएगा तब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, मतलब अंड को त्यागा जाता है। किसके अंदर, अंडवाहिनी के अंदर। तो अंडवाहिनी का जो कीप भाग होता है ये इसको क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और जब झलरी भाग होता है, इस झलरी भाग से तंतुओं के द्वारा, मतलब लिगामेंट तंतुओं के द्वारा अंडाशय क्या होता है, टिका रहता है। ठीक है भाई, ये बात झलरी के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि झलरी से जो लिगामेंट यहाँ पर देखिए जो तंतु है, पेशीय तंतु, उनके द्वारा ये अंडाशय क्या होता है, टिका रहता है। और अंडाणु को ग्रहण कौन करता है, अंडवाहिनी का कीप भाग। अंडवाहिनी 3 भागों से मिलकर बनी होती है, कीप, एम्पुला व संकीर्ण पथ। तो कीप से अंडाणु को ग्रहण किया जाएगा अंडोत्सर्ग के समय, और बाद में एम्पुला के अंदर वहां पर क्या होगा, निषेचन की घटना होगी। और निषेचित जो अंडाणु है या जो युग्मनज विभाजित होगा, वो संकीर्ण पथ के द्वारा किसके अंदर आ जाएगा, अपने गर्भाशयी गुहा के अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो थे अपने अंडवाहिनी के बारे में। नेक्स्ट, अंडवाहिनी आगे की तरफ खुलती है किसके अंदर, गर्भाशय के अंदर। ठीक है, गर्भाशय गुहा के अंदर खुलती है। तो देखिए जो गर्भाशय होता है वो होता है आपका एक उल्टे नाशपाती के आकार की एक क्या होती है, ये संरचना होती है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए जो मैंने ये जो अलग से लेयर बनाई है, ये वाला भाग, यहाँ से ये देखिए ये वाला जो भाग है अपना, ये क्या है, गर्भाशय है। ये इसकी क्या है, गर्भाशयी गुहा है, जिसके अंदर क्या होता है भाई, जो भ्रूण होता है उसका परिवर्धन होता है। ठीक है भाई, तो गर्भाशय होता है वो क्या होता है, एक उल्टी नाशपाती के आकार का संरचना होती है। और इसके अंदर क्या होता है, गर्भाशय के अंदर 3 भित्तियां पाई जाती है। गर्भाशय जो होता है वो 3 भित्तियों से मिलकर बना होता है। इसकी सबसे जो आंतरिक भित्ति होती है उसे हम कहते हैं गर्भाशयी अंतःस्तर, या इसे हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ी अलग से लेयर जो हमने बनाई है इस प्रकार से, ये क्या है आपका गर्भाशयी अंतःस्तर, या इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। इससे अंदर का भाग, बीच वाला भाग, उसे हम कहते हैं गर्भाशयी पेशीय स्तर, या इसे हम मायोलोमा स्तर भी कहते हैं। ये गर्भाशयी पेशीय स्तर होता है। और सबसे बाहरी भाग जो होता है, सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है वो होता है आपका परिगर्भाशय स्तर। ठीक है भाई, तो गर्भाशय 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। पहला गर्भाशयी अंतःस्तर, ये वाला जो भाग है, ये दोनों क्या है, गर्भाशयी अंतःस्तर, सबसे अंदर का जो स्तर है, या इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आप, कि आगे भी आपको काम में आएगी जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो गर्भाशयी अंतःस्तर, या इसे हम कह दीजिए एंडोमेट्रियम,
ये जब आपका जो मासिक धर्म होता है, प्रथम जो मासिक धर्म होता है, या जो ये हर माह के बाद में जब मासिक धर्म होता है, तो उस मासिक धर्म के अंदर ये क्या होती है, गर्भाशय अंतःस्तरे या एंडोमेट्रियम क्या होती है, झड़ जाती है, मतलब टूट जाती है ये। ठीक है, अब वो घटना क्यों होती है वो मैं बताऊंगा कि जब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, जब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है तब क्या होता है, जो रज चक्र प्रारंभ होता है हर एक माह के बाद में, तो उस रज चक्र के अंदर जो गर्भाशय अंतःस्तर होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, या जो गर्भाशय एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, जड़ जाती है। और इसके अंदर एक ये भी है कि जब निषेचन संपन्न हो जाता है, तो निषेचन संपन्न होने के बाद में जो युग्मनज गर्भाशय के अंदर आता है, जो युग्मनज गर्भाशय के अंदर आता है, वो किसके अंदर रोपित होगा भाई, गर्भाशय अंतःस्तर के अंदर क्या होता है, रोपित होता है। ठीक है भाई, फिर बाद में आगे चलकर क्या होता है, अपरा का निर्माण होता है। ठीक है, और अपरा या जिसे आप प्लेसेंटा कहते हैं उसका निर्माण होता है, और उस अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा जो भ्रूण होता है उसको क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, तो ये बात आप इसके अंदर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आगे नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगी। तो गर्भाशय अंतःस्तर, बाह्य दूसरा भाग है पेशीय स्तर, और तीसरा होता है परिगर्भाशयी स्तर। तीन जो स्तर होते हैं वो क्या होते हैं, गर्भाशय में स्थित होते हैं। और इससे आगे जब हम चलेंगे तो गर्भाशय जो गुहा है, गर्भाशय गुहा के बाद में देखिए, ये तो क्या था अपना गर्भाशय गुहा, गर्भाशय का भाग। ठीक है, आंतरिक स्तरों की बात कर ली, 3 स्तर है। और गर्भाशय गुहा के बाद में जब नेक्स्ट आगे आप चलेंगे तो आपको दिखाई देगा गर्भाशयी ग्रीवा। ये वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, गर्भाशयी ग्रीवा वाला भाग है। ठीक है भाई, गर्भाशयी ग्रीवा आगे चलकर ग्रीवा नाल बनाती है। ठीक है, और इस ग्रीवा नाल के आगे क्या होता है, योनि स्थित होती है, या इसे वेजाइना कहते हैं। और जो योनि होती है वो जो ग्रीवा नाल होती है, या कह दीजिए गर्भाशयी नाल होती है, जो गर्भाशय ग्रीवा आगे चलकर ग्रीवा नाल बनाती है। और ग्रीवा नाल आगे चलकर किसका निर्माण करती है, एक उभार उत्पन्न होता है इसके अंदर, और उभार के द्वारा किसका निर्माण होता है, योनि का निर्माण होता है, वेजाइना का निर्माण होगा इसके अंदर। ठीक है भाई, और जो योनि या जो वेजाइना होती है वो क्या होती है, मादा के अंदर बाह्य जननांग भाग होती है, बाह्य जननांग होती है, बाह्य जननांग भाग होती है। ठीक है भाई, जो योनि होती है वो मादा के अंदर क्या होती है, बाह्य जननांग भाग होता है। और इसके द्वारा क्या होता है भाई, जो शुक्राणु होते हैं उनको क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है भाई, और जो योनि होती है उसकी जो बाहरी जो भित्ति होती है, बाहरी भित्ति, उसके अंदर एक एंजाइम जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलाई। इसके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। और ये जो लैक्टोबैसिलाई है, मतलब योनि की जो बाह्य भित्ति की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर क्या पाया जाता है, भित्तीय जो कोशिकाएं होती है उन भित्तीय कोशिकाओं में एक जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलाई। इस लैक्टोबैसिलाई के द्वारा क्या होता है, जो अम्ल का निर्माण होता है, किण्वन क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। और ये जो अम्ल या जो एसिड होता है वो क्या करता है, योनिक जो अम्लीयता है उसको क्या करता है, बनाए रखता है, जिससे इसके अंदर संक्रमण नहीं होता है, मतलब किसी अन्य बैक्टीरिया के द्वारा इसका संक्रमण इसके अंदर नहीं होता है। मतलब योनि की ये संक्रामक बीमारियों से क्या करता है, सुरक्षा करता है। कौन सा एंजाइम, लैक्टोबैसिलाई। ठीक है भाई, और जब आप आगे चलेंगे तो इसके अंदर आपको जो योनि होते हैं उसके जो संरचना होती है, बाहरी संरचना, जिसको बाह्य जननांग के रूप में लिया जाता है, तो भग दिखाई देते हैं आपको। इनको हम क्या कहते हैं, भग कहते हैं, या योनि आवरण कह दीजिए आप इनको। तो जब योनि आगे की तरफ इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो उभारनुमा संरचनाएं पाई जाएंगी, इनको बाह्य जननांग के रूप में हम लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भग कहते हैं। ठीक है भाई, भग के अंदर सबसे बाहरी जो गद्देदार जो आपको संरचना दिखाई देती है यहाँ पर, ये वाली, ये क्या होती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर क्या, इसको नाम देते हैं हम बृहद बगोष्ठ। और बृहद बगोष्ठ के नीचे एक और स्तर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बगोष्ठ कहते हैं। बृहद बगोष्ठ के नीचे एक स्तर और पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बगोष्ठ कहते हैं।
और जो वृहद बगोष्ठ होता है ये वसीय उत्तकों से मिलकर बना होता है, और जो लघु बगोष्ठ होता है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अनेक अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं। ठीक है भाई। और इसके सबसे बाहरी, मतलब इन सबसे बाहरी जो उत्तक होता है वो होता है अपना प्यूबिस मुंड। ठीक है, प्यूबिस मुंड कहते हैं, वो भी क्या होता है, वसीय उत्तकों से मिलकर बना होता है। इसके नीचे का जो स्तर है वो क्या है, वृहद बगोष्ठ। फिर इसके नीचे का स्तर आता है लघु बगोष्ठ। ठीक है भाई। और देखिए यहाँ पर आपको एक संरचना और दिखाई दे रही है जिससे हम क्या कह रहे हैं, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो अपना लघु बगोष्ठ होता है उसके नीचे क्या होती है, एक संरचना स्थित होती है इस नुमा। ठीक है भाई। एक उभारनुमा एक संरचना स्थित होती है जिसे हम क्या कहते हैं, भगसेव या क्लाइटोरिस कहते हैं। ये नर के शिशन के समजात अंग होता है। ठीक है भाई। मतलब नर के शिशन के समजात अंग इसको क्या होता है, माना जाता है, या ये होता है, ये इसे हम भगसेव या क्लाइटोरिस कहते हैं। फिर क्लाइटोरिस या भगसेव के नीचे क्या होता है, मूत्र मार्ग स्थित होता है या मूत्र द्वार स्थित होता है, और इसके नीचे क्या होता है, अपना योनि द्वार स्थित होता है। ठीक है भाई। तो देखिए जो मादा होती है, जो स्त्री होती है, उसके अंदर मूत्र मार्ग व जनन द्वार, ठीक है भाई, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है भाई। या जो और जो योनि द्वार होता है इसके द्वारा जो मासिक धर्म होता है उसके स्राव को क्या कर जाता है, त्यागा जाता है योनि के द्वारा। ठीक है भाई। जब गर्भाशय ग्रीवा झड़ जाती है तो वो गर्भाशय अंतःस्तर जब झड़ जाते हैं, मतलब गर्भाशय एंडोमेट्रियम जब टूट कर अलग हो जाता है, तब ये ग्रीवानाल व योनि से होते हुए योनि द्वार के साथ क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थे अपने मादा जनन तंत्र। ठीक है भाई। मादा जनन तंत्र के अंदर अपने पहला देखा डिंब ग्रंथि या अंडाशय, जो क्या है अपना प्राथमिक जनन अंग है। कार्य क्या है इसका, आपका अंडाणु निर्माण करना, और मादा जो जनन हार्मोन होते हैं, मतलब जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन, उनका क्या करता है, ये निर्माण करता है अंडाशय। ठीक है। और अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा अंडाणुओं को किसमें त्याग दिया जाता है, अंडवाहिनी के अंदर। इसका अंडवाहिनी का पहला भाग कीप इसको ग्रहण करता है। एम्पुला या तुम्बिका के अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। फिर बाद में संकीर्ण पथ से होते हुए वो किसमें आता है, गर्भाशय गुहा में आता है। और गर्भाशय गुहा के अंदर आकर गर्भाशय की जो 3 भित्तियां होती है उनमें से सबसे जो अंतर की भित्ति होती है वो से हम कहते हैं गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम। उसके अंदर वो क्या होता है, धस जाता है। गर्भाशय का दूसरा जो स्तर होता है मध्य का, वो होता है गर्भाशय पेशी स्तर या इसे माइलोमा स्तर कहते हैं। और सबसे बाहरी स्तर होता है परिगर्भाशयी स्तर। ठीक है। गर्भाशय गुहा के नीचे आगे आपको एक गर्भाशय ग्रीवा के रूप में बाहर निकलती है जिसे हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, जिसके द्वारा जब गर्भाशय अंत स्तर टूटता है तो वो निकलता है बाहर की तरफ, और ग्रीवा नाल से होते हुए योनि के द्वारा बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। बाद में आता है अपना जो नेक्स्ट जो जननांग भाग है वो है योनि। इसके द्वारा क्या किया जाता है, मैथुन की क्रिया के समय, ठीक है भाई, उसको जो स्पर्म होते हैं उनको क्या किया जाता है, वीर्य को ग्रहण किया जाता है, और उसको कहाँ तक पहुंचाया जाता है, जो एम्पुला या तुम्बिका भाग है या जो अंडवाहिनी है वहां तक इसको पहुंचाया जाता है। देखिए गर्भाशय ग्रीवा या जो ग्रीवानाल होते हैं इनके अंदर संकुचन की क्रिया होती है, जिससे जो स्पर्म होते हैं वो गति करते हैं और कहाँ तक आते हैं, अपने एम्पुला या तुम्बिका भाग तक आते हैं। ठीक है भाई। बाद में नेक्स्ट योनि जब आगे की तरफ बाहर की ओर खुलती है तो इसके अंदर जो इसकी त्वचा होती है बाहर से उभारनुमा संरचनाएं बनती है जिन्हें क्या कहते हैं, भग कहते हैं। और भग की जो सबसे बाहरी होता है उसे हम कहते हैं, बाहरी जो संरचना होती है जो वसीय उत्तकों की बनी होती है उसे हम कहते हैं प्यूबिस मुंड। प्यूबिस मुंड के बाद में आता है वृहद बगोष्ठ, ये भी वसीय उत्तकों से मिलकर बना होता है। और योनि की जो आंतरिक भित्ति होती है या जो बाह्य भित्ति होती है या इसकी जो भित्तियां कह दीजिए आप, उनके अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलाई। ठीक है। ये क्या करता है, अम्लीय पदार्थ का क्या करता है, अम्लीय श्लेष्मा का स्राव करता है किण्वन क्रिया के द्वारा, जिसके द्वारा योनि के अंदर संक्रमण नहीं होता है, मतलब इसकी संक्रमण से सुरक्षा करते हैं। फिर बाद में लघु बगोष्ठ के नीचे एक संरचना स्थित होती है क्लाइटोरिस, जिसे नर जो शिशन होता है उसका संजात अंग माना जाता है। क्लाइटोरिस के नीचे मूत्र द्वार स्थित होता है और इसके नीचे योनि द्वार स्थित होता है। ठीक है भाई। तो ये थे अपने मादा जनन तंत्र। और इसके अंदर एक लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो रह गई है इसके अंदर देखिए एक आती है बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है भाई। एक इसके अंदर जो अपना आता है बार्थोलिन ग्रंथि, वो क्या होती है, आपके जो बगोष्ठ होते हैं, बृहद बगोष्ठ, उसके ऊपर क्या होती है, स्थित होती है दोनों तरफ।
यहाँ पर, इसे हम कहते हैं बार्थोलिन ग्रंथि। यहाँ पर लिख लीजिए आप, बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है भाई, जिस प्रकार से नर जननांग भाग के अंदर हमने पढ़ी थी जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से जो मादा जनन तंत्र है उसके अंदर भी क्या पाई जाती है, जनन ग्रंथियां पाई जाती है। नर जनन ग्रंथियों के अंदर हमने 3 प्रकार की ग्रंथियां पढ़ी थी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय जो एक ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, और एक काउपर ग्रंथि। उसी प्रकार से जो मादा जनन तंत्र है उसके अंदर भी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बार्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। बार्थोलिन जो ग्रंथि होती है इसके द्वारा क्या होता है, श्लेष्म स्नेहक पदार्थ का, मतलब एक क्षारीय द्रव का क्या किया जाता है, स्राव किया जाता है। क्षारीय श्लेष्म पदार्थ, ठीक है भाई, क्षारीय श्लेष्म पदार्थ का इसके द्वारा क्या किया जाता है, स्राव किया जाता है, जो मैथुन क्रिया के समय योनि की अम्लता को क्या करता है, कम करता है। ठीक है भाई, जिससे जो शुक्राणु है वो क्या नहीं हो, नष्ट नहीं हो। तो अब ये जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मेल और फीमेल, आप इसका जो डायग्राम है वो इससे देखकर बना लीजिए, और यहाँ पर जो डायग्राम है इसी के द्वारा आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, अलग से कोई रटने की कोई इसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, अब अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनके बारे में, जो किनके द्वारा उत्पन्न होते हैं, नर हार्मोन व मादा हार्मोन के द्वारा, जिससे हम मेल व फीमेल में क्या कर पाते हैं, डिफरेंस कर पाते हैं। ठीक है भाई, मतलब ये जो हार्मोन है वो मादा के अंदर तो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, अंडाशय के द्वारा, और मेल के अंदर किसके द्वारा स्रावित होते हैं, टेस्टिस या वृषण के द्वारा। मादा के अंदर आपको पता ही है एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन होंगे, और मेल होगा उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन। इन हार्मोन के द्वारा जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जैसे आवाज़ का भारी होना, ठीक है भाई, फीमेल के अंदर आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, ठीक है, दाढ़ी मूंछों का आना, तो इत्यादि जो लक्षण है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। साथ साथ में देखिए भी इसके नोट्स अगर आप बनाएंगे ईमानदारी के साथ में तो आपको ये याद भी होगा, और इनका जो पीछे का जो लेसन है उनका भी आप साथ साथ में रिवीजन करते रहिए। ऐसा नहीं है कि भी एक बार पढ़ लिया तो याद हो गया, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। वीडियो आपके पास उपलब्ध है ही, कोई भी लेसन, अगर किसी भी लेसन में मान लीजिए कोई भी टॉपिक भूल जाते हैं तो उस वीडियो के ऊपर जाइए और उसको दोबारा से देखिए। ठीक है भाई, देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है भाई, रटने की इसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।